अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फोर्स्ड ओसिलेशन। तो इस फोर्स्ड ओसिलेशन में हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि दो पार्ट आएंगे, एक कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इससे क्या मुराद ली जाएगी ये डिटेल में आगे टॉपिक में देखेंगे। फिर उस सॉल्यूशन से हमें पता चलेगा कि फोर्स्ड ओसिलेशन में एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, उस एम्पलीट्यूड पे भी क्या फर्क पड़ता है जब हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। तो केस नंबर 1 हम देखेंगे, अगर लो फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी तब हमारे एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा। जब केस 2 देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका हमारे पास एम्पलीट्यूड पे फर्क क्या आएगा, जब वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो डेट इज रेजोनेंस के तौर पे हम देखेंगे। फिर इसमें कंसेप्ट आ जाता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो भी स्टडी करेंगे। तो फिर थर्ड केस में कि अगर हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो तब एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है। तो जनाब ये आज के लेक्चर का हमारी आउटलाइन थी। तो आपने देखा कि हमारे पास सारी ओसिलेशन फोर्स्ड ओसिलेशन के तहत हमने टॉपिक को देखना है। तो शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले फोर्स्ड ओसिलेशन। अगर आपको याद हो कल हमने पढ़ी डैम्प्ड वाइब्रेशंस या डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसमें क्या होता था कि एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम होता जाता था, एनर्जी जाया होती जाती थी और बॉडी किस हालत में आ जाता था, रेस्ट की हालत में आ जाता था। ये कल के लेक्चर में हमारे पास जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस का चैप्टर पढ़ा, उस टॉपिक पढ़ा, उसमें देखा। अब अगर अगर हम एक बॉडी पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगानी शुरू कर दें, यानी एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है मगर हम उस पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स देनी शुरू कर दें, तो वो जो डेसिपेशन ऑफ फोर्सेस थी हम उस पे गालिब आ सकते हैं। यानी वो जो फ्रिक्शनल फोर्स मेरी वाइब्रेशन को कम करने की कोशिश कर रही थी मैं उस पे गालिब आ सकता हूं। तो इसका मतलब कि बॉडी अब अपनी वाइब्रेशंस को जारी रखेगी, बॉडी रेस्ट पे नहीं आएगी। तो ऐसी ओसिलेशंस को क्या नाम देंगे, फोर्स्ड ओसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशंस का नाम देंगे। तो बात समझ आई। तो इसका मतलब ऐसी ओसिलेशंस की हम बात करने वाले हैं जिस पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स अमल करेगी, और इसका मतलब अब वहां पे जो डेसिपेशन फोर्सेस थी उनका किरदार कम हो जाएगा, तो बॉडी अपनी मोशन को जारी रखेगा। ऐसी मोशंस को, ऐसी ओसिलेशंस को फोर्स्ड ओसिलेशंस या फोर्स्ड वाइब्रेशंस का नाम देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करें, आप स्ट्रक करें और उसका स्टंप को टेबल पे रख दें, तो आप देखोगे टेबल्स में वाइब्रेशंस आ जाएंगी। जैसे जैसे आपके फोक की वाइब्रेशंस होगी वैसी टेबल की वाइब्रेशंस होंगी। ये जो टेबल के अंदर ओसिलेशंस आ रही हैं इनको हम नाम देंगे फोर्स्ड ओसिलेशंस या वाइब्रेशंस। बात समझ आई। तो जनाबे वाला अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं। तो आपके पास ये जो फोर्स वाइब्रेशंस की एक डेफिनेशन और भी बना सकते हैं कि वो वाइब्रेशन जो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, तो हम बोलेंगे कि ये वाइब्रेशंस आपकी फोर्स वाइब्रेशन है। क्या मतलब कि वाइब्रेशन इन विच बॉडी वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी हर जिस्म एटम से मिलकर बना है, हर जिस्म की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके साथ वो ओसिलेट कर रहा है, मगर अब उस बॉडी की जो ओसिलेशंस हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हट के है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रही है। यानी अब जिस्म के पास जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की वजह से पैदा हो रही हैं। तो आपके पास ऐसी ओसिलेशंस को क्या नाम देंगे, फोर्स ओसिलेशंस या फोर्स वाइब्रेशंस का नाम देंगे। बात समझ आई। तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी जो हम पैदा करेंगे जो पीरियोडिक फोर्स के लगने की वजह से होगी, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा भी हो सकती है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम भी हो सकती है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर भी हो सकती है। तो ये केस आगे जाके आएंगे। तो फिल वक्त जो आपने अपने जेहन में बिठानी है बात कि ये वाइब्रेशंस जो होंगी
ये जो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ वो वाइब्रेट करेगा, ये फ्रीक्वेंसी कौन पैदा करेगा? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ऐसी ऑसिलेशंस को फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन का नाम देंगे। तो जनाब आज अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। लेट्स से हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन पढ़ी हुई है। कल हमने देखा था कि उसमें इलास्टिक फोर्स थी, उसमें रेजिस्टिव फोर्स थी। अब उसमें एक और चीज आ गई कि अप्लाइड फोर्स भी आ रही है, जो मैं बार बार एक्सटर्नल अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स का जिक्र कर रहा हूं। लेट्स से वो अप्लाइड फोर्स कितनी है? एफ इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब इक्वेशन ये बन गई कि सिस्टम में तीन फोर्सेस आ गई, एक इलास्टिक फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स और एक अप्लाइड फोर्स। इलास्टिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के एक्स। रेजिस्टिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी डी एक्स ओवर डी टी। बी आपने कल पढ़ा था, कोफिशिएंट था आपके पास डैम्पिंग का। तो कल के लेक्चर में हमने इसे देखा। अप्लाइड फोर्स आपने देखा एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब जनाब हम जानते हैं फोर्स को सेकंड लॉ के लिहाज से, m इज इक्वल टू डी एक्स स्केयर ओवर डी टी स्केयर। सेकेंड ऑर्डर आपने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट लिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। का कंसेप्ट है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। अब जनाबे वाला जो नेगेटिव वाले फैक्टर हैं, इस m को दूसरे एंड पे ले जाएं तो ये माइनस के बाई एम आ जाएगा, माइनस बी बाई एम आ जाएगा, माइनस एफ नॉट बाई एम आ जाएगा। एम को दूसरे एंड पे आपने शिफ्ट कर दिया। फिर आपने ये जो नेगेटिव फैक्टर थे इनको उठा के दूसरी तरफ ले गए तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड पे नेगेटिव थे, लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गए। तो अब आपने बी बाई एम को एक चीज फर्ज कर लिया कि ये 2 बीटा है, के बाई एम को फर्ज कर लिया ओमेगा नॉट स्केयर है। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। तो ये जो इक्वेशन 2 आई है, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है किसकी? फोर्स ऑसिलेशंस की, ऑफ एन ऑसिलेटर की। बात समझ आ रही है? तो एक ऑसिलेटर जो फोर्स्ड ऑसिलेशन करेगा वो इस इक्वेशन के तहत कर रहा होगा। अब मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है। तो इस सॉल्यूशन के दो पार्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू के आउटलाइन में भी बताया। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका, दैट इज कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। इसमें हम कह देते हैं लेट से अप्लाइड फोर्स 0 है। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ नॉट 0 हो गया आपका, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जनाबे वाला क्या ये इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास? ये तो वही इक्वेशन है जो कल हमने पढ़ी, जिसको हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा। आप इससे लेक्चर देख सकते हैं, जो इससे कल पिछला लेक्चर था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन हमने कल बनाया था। इसका सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। तो आपके पास ये जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहलाता है। अब ये सॉल्यूशन क्या करेगा? फ्री वाइब्रेशन, जबकि हमारा टॉपिक कौन सा है? फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन है कि वो खुद ब खुद रुक जाएगा, डाई आउट हो जाएगा, रिस्टोरिंग जो रेजिस्टिव फोर्स है उसकी एनर्जी खा जाएगी, वो सारे का सारा आपके पास जनाबे वाला रुकता जाएगा। तो इस तरीके से इस फैक्टर से उसकी ऑसिलेशंस खत्म होती जाएंगी। अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे देखना है कि ये जो एफ ए है, एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जो सिस्टम पे एक्ट कर रही है अप्लाइड फोर्स, तो मैं अगर कहूं कि एफ नॉट बराबर ई अयोटा ओमेगा टी बराबर है एफ नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस अयोटा एफ नॉट कॉज ओमेगा टी, तो मैंने जो अप्लाइड फोर्स ली हुई है वो इस फोर्स का ये वाला हिस्सा है, यानी इमेजिनरी पार्ट जो इस इक्वेशन फोर्स की इक्वेशन में है। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स मैं ले रहा हूं वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इस इक्वेशन का, एफ नॉट ई की रेस पार अयोटा ओमेगा टी का। तो अब जनाबे वाला मुझे इमेजिनरी पार्ट को बेसिकली सोचना है कि ये हमारी फोर्स का एक इमेजिनरी पार्ट है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो अब आप वही इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर आपने यहाँ पे 2 लिखी थी। तो इक्वेशन 2 को अब आप ले रहे हो। अब यहां से आपने एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया? एफ नॉट ई अयोटा ओमेगा टी, ये वैल्यू प्लेस कर दी। तो हम फर्ज करते हैं इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई अयोटा ओमेगा टी है। तो अब मेरी इक्वेशन 3 के अंदर मुझे x भी चाहिए, dx ओवर dt चाहिए,
डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर चाहिए, यानी इस एक्स को मैं एक दफा डिफरेंशिएट करूंगा डी एक्स ओवर डी टी, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा सकता हूं, फिर डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर करूंगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकता हूं। तो एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स ओवर डी टी, एक्स नॉट चूंकि कांस्टेंट है ई के साथ टी के साथ कर रहे हैं तो ई में अयोटा ओमेगा बाहर आ जाएंगे और बकिया फैक्टर वैसे ही दोबारा फिर लिखा जाएगा, यानी पावर का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो योटा ओमेगा कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी 1 आ जाएगा, तो योटा ओमेगा बाहर लिखा जा सकता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे तो योटा ओमेगा एक्स नॉट पहले ही बाहर है, ई का फिर डिफरेंशिएट करेंगे अगेन आपके पास फिर बाहर क्या आएगा अयोटा ओमेगा आएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो अयोटा स्केयर नेगेटिव में आ जाएगा, ओमेगा दो दफा हो जाएगा ओमेगा स्केयर एक्स नॉट, ये सारा फैक्टर आ गया। ये वैल्यू अब तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में प्लेस करोगे, एक्स की वैल्यू भी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू भी, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर की वैल्यू भी। तो इक्वेशन 3 में वो वैल्यूज प्लेस करनी, तो ये इक्वेशन बन चुकी है अब आपके पास। अब इसमें एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड से एक्स नॉट कॉमन लिया जा सकता है, ई की पावर योटा ओमेगा टी इन तीनों में है वो कॉमन लिया जा सकता है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में ई योटा ओमेगा टी है, आप काट सकते हैं इसको, तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। यहां से एक्स नॉट मुझे चाहिए, एक्स नॉट को लेफ्ट साइड पे रखूंगा, बकिया फैक्टर राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। ओमेगा वाले फैक्टर्स को आपने अरेंज कर लिया, ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर और प्लस 2 अयोटा बी ओमेगा आ गया। अब इस फैक्टर को मैंने मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस जो आपका डिनोमिनेटर है इसी वाले टर्म के साथ, मगर इसमें अब नेगेटिव लगा देता हूं कि ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस 2 अयोटा बी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई करके तो ऊपर ये फैक्टर आ जाएगा, नीचे अब आपके पास ये एक तरह से क्या बन गया, क्या आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी के तौर पे देख सकते हैं, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। तो अब आप लिखोगे फर्स्ट फैक्टर का स्केयर नेगेटिव सेकंड फैक्टर का स्केयर, तो अब योटा का स्केयर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, योटा स्केयर -1, तो ये फैक्टर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा इस तौर पे। तो जनाबे वाला अब ये एक्स नॉट आपने इस पैटर्न पे लिख दिया। तो जनाब अब क्या है कि अब आपके पास ये जो नीचे फैक्टर आया हुआ है इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख लेता हूं, एफ नॉट बाई एम ऊपर वाला फैक्टर अलग कर लिया। अब ये जो स्केयर है अगर मैं इसको पावर 1 समझूं तो इसको 1/2 करके दो एंड्स पे लिखा जा सकता है, यानी स्केयर रूट है ना, अगर आप दोनों स्केयर रूट इकट्ठे करो तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो दोबारा यही चीज बन जाएगी आपके पास। तो जनाब स्प्लिट करके यानी पावर्स को लिख दिया एक तरह से। अब ये जो डिवाइडिंग फैक्टर है ये वाला, ये इसके ऊपर वाली इक्वेशन में ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा को भी डिवाइड करेगा, -2 अयोटा बी ओमेगा को भी डिवाइड करेगा, तो आपने इसे अलग अलग करके लिख दिया। अब ये जो चीज सारी लिखी गई है ये क्या है, इसको मैं पहले समझा देता हूं इस तरीके से कि अगर आप एक ट्राइंगल देखते हो ए बी सी, इसमें जो बेस है ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, जो परपेंडिकुलर है 2 बीटा ओमेगा और हाइपोटेन्यूज, अब जाहिर सी बात है इसी से निकाल सकते हैं। तो जरा बताएं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या ये cos फाई के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज है आपके पास, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज को जब आप देखेंगे तो जनाबे वाला ये आपके पास cos फाई के तौर पे आ जाएगा। और इसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज देखोगे तो आपके पास ये 2 बीटा ओमेगा और नीचे हाइपोटेन्यूज है, योटा बाहर लिख लो तो योटा साइन फाई आ जाएगा आपके पास। तो ये सारा फैक्टर साइन फाई का किरदार अदा करेगा, ये सारा फैक्टर cos फाई का किरदार अदा करेगा। तो मैंने इस ब्रैकेट में इसकी वैल्यूज प्लेस कर दी cos फाई माइनस योटा साइन फाई की। तो जनाबे वाला अब आप इस सारे को e की पावर माइनस योटा फाई लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पे, ये इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। तो आपने देखा साइन फाई की वैल्यू cos फाई की वैल्यू, इसी तरह tan फाई आगे हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां से फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जनाब इक्वेशन नंबर 5 आ गई एक्स नॉट। अब ये जो एक्स नॉट की वैल्यू है ये मुझे प्लेस करनी है इधर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू लगाई जा सकती है, ये जो हमने एक्स नॉट अभी ड्राइव किया है
तो इस एक्स नॉट की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं उस इक्वेशन में। तो x बराबर आ गया एक्स नॉट और ये उसके साथ का फैक्टर था, एक्सपोनेंशियल की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, योटा कॉमन ले लेंगे, ओमेगा टी माइनस 5 आ जाएगा। तो जनाबे वाला क्या इस एक्सपोनेंशियल को ओपन करें तो कॉस ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आ जाएगा योटा साइन ओमेगा टी माइनस 5 के तौर पे। तो अब चूंकि हमें तो इमेजिनरी पार्ट चाहिए था तो मैं सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेता हूं, कॉस वाला फंक्शन खत्म कर देता हूं। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। तो अगर आप मुझे यहां से एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसका ना टिग्नोमेट्रिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं इस जगह साइन अगर 1 अज्यूम करता हूं तो ये सारी चीज एम्पलीट्यूड का काम करेगी। तो एफ नॉट बाई एम स्केयर रूट वी ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर होल स्केयर प्लस 2 बीटा ओमेगा स्केयर और सारे का स्केयर रूट आ जाएगा। अब इसमें से फेज अगर देखना हो, जैसे मैंने tan निकाला था तो tan इनवर्स 2 बीटा ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, ये चीज रोल प्ले करेगी किसका, फेज का। अच्छा जी, अब अगर आपके पास ये चूंकि एम्पलीट्यूड आ चुका है और अब इसमें दो चीजें देखो, एफ नॉट अप्लाइड फोर्स है, एम मैस है, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा स्केयर उसकी अप्लाइड जो आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, बीटा आपका जो आपके कह लो डैम्पिंग फैक्टर है, ओमेगा उसकी फिर वही फ्रीक्वेंसी है। तो जनाब अब अगर हम यहां से कहें कि ड्राइविंग फोर्स ओमेगा वेरी स्मॉल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल ओमेगा नॉट से। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि आपके पास ये फैक्टर वैसे जीरो समझ लेंगे क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है, तो ओमेगा को जीरो कंसीडर कर लेंगे। बीटा अप्रोचेस टू जीरो है तो ये फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे सिर्फ ओमेगा नॉट स्केयर बचेगा आपके पास। तो क्या हम इस फैक्टर को एफ बाई एम ओवर ओमेगा नॉट स्केयर लिख सकते हैं? तो ये सारी चीज तो बराबर है किसके, के बाई एम के। तो ये चीज आप इस तौर पे एफ नॉट ओवर के तौर पे लिख सकते हैं, मगर ये उस सूरत में जब ड्राइविंग फोर्स बहुत स्मॉल होगी किससे, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। बात समझ आ रही है? तो जनाबे वाला इस तरीके से हमने ये चीज समझ ली, जब ड्राइविंग फोर्स कम होती है तो अब देखो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, आपके पास स्मॉलर आएगा। समझ आ गई बात? तो ये चीज अब आपने समझनी है कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो एम्पलीट्यूड कम रहेगा, एम्पलीट्यूड स्मॉल आएगा। ठीक होगी बात? अब जरा देखते हैं कि अगर ड्राइविंग फोर्स जो है वो कंसाइड कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, क्या मतलब कि बाहर से लगने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जितनी हो जाए तो हम देखेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे, तो क्या ओमेगा ओमेगा नॉट कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास एफ नॉट बाई एम 2 बीटा ओमेगा होल स्केयर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा। तो जनाबे वाला अब बीटा यहाँ पे अप्रोचेस टू जीरो अगर लेते तो इसका अंदर एक्स नॉट इंफिनिटी हो जाता, इसका मतलब इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होता अगर आपका डैम्पिंग फैक्टर ना होता। अगर जब ये कंडीशन आएगी तो आप इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड थ्योरेटिकली सोच सकते हो, मगर हकीकत में आपकी डैम्पिंग हमेशा, फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस वजह से बीटा को हकीकत में तो जीरो नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी हकीकत में कभी आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मगर वो इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि बीटा आपका कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। बात समझ आ गई? तो जनाब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अगर हम देखें, अब हमें पता चला कि भाई एम्पलीट्यूड फोर्स ऑसिलेशन का मैक्सिमम हो जाता है कब, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी और ऑफ अप्लाइड फोर्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होती है, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो अब आपके पास अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से दाएं बाएं होंगे, यानी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दाएं बाएं हटेंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा। अब ये जो एम्पलीट्यूड की कमी है ये हमें एक चीज समझाती है, अगर एम्पलीट्यूड में बड़ी ज्यादा तेजी से कमी हो रही है तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस आपकी कैसी है, शार्प है। समझ आ गई? और अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मगर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो हम आपके पास हम बोलेंगे कि भाई ये फ्लैट है आपके पास। जैसे यहाँ पे देखें तो अब आपके पास ये जो एक कर्व आपको दिख रही है लार्ज डैम्पिंग की, तो आपके पास क्या हुआ कि आप
कि फ्लैट लार्ज डैम्पिंग है कि फौरन वो एक तरह से फ्लैट उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। जब स्मॉल डैम्पिंग होगी तो देखो आपकी फ्रीक्वेंसी आप के जो एम्पलीट्यूड में कमी है वो बड़ी तेजी से नीचे आ रही है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की कमी इतनी ज्यादा तेजी से नहीं आ रही। समझ गए बात? तो ये चीज आपके पास क्या समझाती है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आती है कि भाई जब स्मॉल डैम्पिंग होती है एम्पलीट्यूड आहिस्ता आपके पास कम होता है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जबकि लार्ज डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड फौरन ही कम हो जाता है, यानी आपके नियरली फ्लैट कर्व आ जाती है। तो जनाब अब आपके पास जो एम्पलीट्यूड है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉल ऑफ जो एम्पलीट्यूड है जो विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं वो आप इस फ्रीक्वेंसी के दाएं होंगे या बाएं होंगे, एम्पलीट्यूड में कमी आनी ही आनी है। यानी सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसे बोलेंगे जिसपे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है आपके पास। बात समझ आ गई? अगर हम केस 3 देखें इसमें, अगर अब मैं कहूं कि ड्राइविंग फोर्स उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो तब आपके पास बीटा हम कह सकते हैं 0 है, तो उस फैक्टर में अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट अब आपके पास 0 हो जाएगा, बीटा 0 आ जाएगा, तो आपके पास एम ओमेगा स्केयर वाला फैक्टर बाकी बचेगा। तो अब भी आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, जितनी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला फैक्टर बढ़ गया है। तो आपने देखा कि नेचुरल जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी इससे लेफ्ट और राइट दोनों एंड्स पे एम्पलीट्यूड में कम है, सिर्फ ओमेगा पे आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा आता है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जब आपकी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कंसाइड कर जाती है। इस केस को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं जब आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो जनाब आज आपने देखा कि हमारे पास फोर्स ऑसिलेशंस क्या होती हैं, फिर हमने फोर्स ऑसिलेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, फिर हमने उसका सॉल्यूशन देखा, फिर हमें पता चला कि उसके जो एक फोर्स है वो एक इमेजिनरी पार्ट उसमें एक्ट कर रहा है, तो हमने उसके लिहाज से फिर उसका सॉल्यूशन बनाया, डिस्प्लेसमेंट निकाला, एम्पलीट्यूड का सोचा, फिर हमने उस एम्पलीट्यूड के ऊपर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा। हमने देखा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी तब भी एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब भी एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी होगी तब आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही जी, बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।